स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल म्यूज़िक अड्डा पर आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों अब बिहार स्टेट 2024 जो जारी है वो परीक्षाएं संगीत के ख़ास के 28 मई को है, दिन मंगलवार को है। समय कम है, समय को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो क्वेश्चन जो मैंने वीडियोज़ तैयार किए थे वो अपलोड है, आप उसको देखें, उसको पढ़ें। और लिखने का समय नहीं है, बिल्कुल समय लिखने का नहीं है, सिर्फ वीडियो को रिपीट करें, देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उसमें जो बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का जो निर्देश है उसका पालन करना है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जो फीमेल मेल के लिए कि आप फुल शर्ट पहन के नहीं जा सकते हैं, शूज़ पहन के नहीं जा सकते हैं, तो आप उनके निर्देश का पालन कीजिए और करेंगे। और दोस्तों एक बॉल पेन लेके जाना है, इत्मीनान से जाना है, स्क्रीन पे बैठ जाना है, यानी सिस्टम पे बैठ जाना है और आपको पासवर्ड यूज़र आईडी मिलेगा आपको 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले, जो भी आप उसके बाद आप उसको ओपन करके, है ना, आप आराम से एग्ज़ाम देंगे। जो आएगा उसको क्लिक करेंगे, जो नहीं आएगा नेक्स्ट करेंगे और उसी करते करते पहले सही क्वेश्चन जो आपको आता है उसको आप बेहतरीन से मैनेज करके आप आएंगे। और जो क्वेश्चन आप तैयार कर मैंने जो आप सही क्वेश्चन को आपने क्लिक किया उसको आप अपने जो आपको रफ मिलेगा उस पर लिख लेना। उसके बाद फिर प्रीवियस यानी फिर से वापस जाएंगे क्वेश्चन पे, जो बच रहा है क्वेश्चन उस पर आप जाके उसको फिर से उसको रीडिंग करेंगे और उसको सोच समझ के तुक्का भी लगाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और 30 क्वेश्चन जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी से रहेगा, तो तो आपको अच्छा ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन जीके जीएस है, मैथ है और रीजनिंग है। तो इसको ख्याल रख के अच्छा से आपको एग्ज़ाम देना है, पास करना है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद, पास करने के बाद आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, क्योंकि बीपीएससी के जो एग्ज़ाम TRE 3, 4 जो भी वगैरह होंगे उससे इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। तो आइए आज जो क्वेश्चन मैंने लाया है वो 26-27 क्वेश्चन है, स्क्रीन पर है आपके, यानी बोर्ड पे है। तो आप जो है ये क्वेश्चन से भी कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, 15 ही रख लीजिए, आधा हम 50 कर देते हैं। 15 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, क्या क्वेश्चन मायने रखता है। अब आज जो पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो तरीका है ये इसमें थोड़ा सा समझाने का अलग सही पहलू। जैसे बताएंगे, अभी पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वीणा के तार पर सर्वप्रथम स्वरों की स्थापना किसने की। ये क्वेश्चन आ रहा है, आपको जाके क्लिक करना है क्योंकि आ ही जाएगा। वीणा के तार पर सर्वप्रथम स्वरों की स्थापना पंडित अहोबल जी ने किया। किसने किया? पंडित अहोबल जी ने किया दोस्तों। तो ये पहला VVI क्वेश्चन है। चलिए VVI क्वेश्चन है ना, ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों। वीणा के तार पर सर्वप्रथम स्वरों की स्थापना किसने की? अहोबल जी ने की। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी VVI है। विचित्र वीणा, विचित्र वीणा क्या कह रहा हूँ, शब्द क्या है? विचित्र वीणा। विचित्र वीणा के किस चीज़ से बजाते हैं, यानी विचित्र वीणा को किस चीज़ से बजाते हैं, को लिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। विचित्र वीणा को किस चीज़ से बजाते हैं दोस्तों, जानते हैं आप? जानते हैं? नहीं जानते हैं? इसको बट्टा कहते हैं। जो बजाते हैं उसको बट्टा कहते हैं, विचित्र वीणा को बट्टा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सितार किससे बजाते हैं दोस्तों? सितार किस चीज़ से बजाते हैं, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए, तो आगे लिखा हुआ है, विचित्र वीणा को किस चीज़ से बजाते हैं? बट्टा से बजाते हैं। सितार के बाज का तार किस स्वर से मिलाया जाता है? ये BPSC के एग्ज़ाम में आया था, TRE 2 में। सितार में बाज का तार, यह बोल रहा है सितार में बाज का तार किस स्वर से मिलाया जाता है? म से, मध्यम से, म से। बता चुका हूँ कई बार, ये क्वेश्चन आएगा। सितार में चिकारी का तार किस स्वर से मिलाया जाता है? सा से। सा सा सा, यहाँ तार सप्तक की बात चल रही है। सा, तार सप्तक का, ठीक है। सा ऊपर में, सा के ऊपर बिंदु है, ठीक है। तो सितार में चिकारी का तार किस स्वर से मिलाया जाता है? सा से। और सितार में बाज का तार म से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गज से बजने वाली वाद्य। गज, यहाँ क्या बोला था? विचित्र वीणा को किस चीज़ से बजाता है? बट्टा से। मगर यहाँ बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है गज से बजने वाली वाद्य का नाम बोल रहा है दिलरुबा।
दिलरुबा को गज से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? गज से। और सितार को मिजराब से। सितार को मिजराब से। बता दिया दोस्तों। अगला आगे हम है। खैर, गज से बजने वाली बात दिलरुबा, गज से बजने वाली बात दिलरुबा, है ना। सितार से मिलता जुलता वाद का नाम कौन सा है? ये क्वेश्चन आ सकता है। सितार से मिलता जुलता वाद, सितार से मिलता जुलता वाद कौन दोस्तों? सूरबहार। सूरबहार कौन है? सूरबहार। सूरबहार। सितार से मिलता जुलता वाद कौन है? सूरबहार। तबला में लग्गी वादन किस घराने की विशेषता है? तबले में लग्गी वादन, लग्गी वादन पूछ रहा है। तबला में, ये क्वेश्चन भी आई है। तबला में लग्गी वादन जो है किस घराने की विशेषता? बनारस की। कहाँ? बनारस की। किस घराने की? बनारस की। किस घराने की? बनारस की, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धमार ताल का आविष्कारक या धमार ताल का आविष्कार किसने किया? धमार ताल का आविष्कार, धमार ताल जानते हैं ना? धमार ताल का आविष्कारक बोलिए या आविष्कार किसने किया दोस्तों? बैजू बावरा। बैजू बावरा। यहाँ पे ये भी वी आई है, वी आई है। धमार ताल का आविष्कारक या आविष्कार किसने किया? बैजू बावरा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सितार को किस चीज़ से बजाया जाते हैं? बताए ना, मिजराब से। सितार को किस चीज़ से बजाते हैं? मिजराब से बजाते हैं, मिजराब से। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन वी आई है। सब क्वेश्चन वी आई है आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन है, आश्रय राग किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है और ये कन्फ्यूज़ करने वाला क्वेश्चन है। बताते हैं कैसे कन्फ्यूज़। आप बोलिएगा मैं तो बहुत टैलेंट हूँ, मेरे पास तो टैलेंट है। तो कन्फ्यूज़न उसी को होता है जिसको टैलेंट होता है, ठीक है ना। अब जिसको कुछ है भी नहीं करे वो कन्फ्यूज़ क्या करेगा, है ना। तो देखिए, आश्रय राग किसे कहते हैं? अब यहाँ देखिए, आश्रय राग, देखिए वहाँ ऑप्शन रह सकता है, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, मगर यहाँ पर थाट नाम के राग, थाट नाम के, पहले गौर से समझिए, थाट नाम के राग पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। आश्रय राग किसे कहते हैं? थाट राग के नाम, क्योंकि थाट से राग का जन्म हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना। राग से थाट का नहीं हुआ, थाट से राग की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए थाट नाम के राग को, अगर वहाँ पर ऑप्शन रहेगा राग नाम के थाट, ऑप्शन रहेगा 100% रहेगा, राग नाम के थाट, और बहुत सारा रहेगा तो उसमें दो तो पक्का रहता, दो से ये कन्फ्यूज़न दुए में, कहा ये सही है कि ये सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राग नाम के थाट में नहीं क्लिक कीजिएगा दोस्तों, बार बार समझा रहा हूँ, राग नाम के थाट नहीं, थाट नाम के राग, थाट नाम के राग। ये क्वेश्चन आएगा कन्फ्यूज़न करने के लिए, बीपीएससी तैयारी 3 में हो सके है, 4 में, इस स्टेट में भी आ सकता है, इसलिए हम इसमें खास के आपके लिए स्पेशल तैयार किया है कि आश्रय राग किसे कहते हैं, कन्फ्यूज़न करने के लिए। क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि आपको किसको कन्फ्यूज़न होगा, जिसको जानकारी है। आश्रय राग किसे कहते हैं? थाट नाम के राग को आश्रय राग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? ये क्वेश्चन जो है अध्याय के बारे में पूछा है। नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है ना, तो उसके बारे में पूछा है कितने अध्याय हैं? 36। कितने हैं? 36। कितने हैं? 36। एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली टेम्पर्ड, हमने पढ़ा चुके हैं। इक्वली टेम्पर्ड स्केल किस पर आधारित है? इक्वली टेम्पर्ड जो है स्केल किस पर आधारित है? हारमोनियम और पियानो पर। बार बार समझा चुके हैं, हारमोनियम पियानो पर, बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पर है, इतना समझ में आया दोस्तों? तो आप इसको सिर्फ रट्टा मारिए, नोट करने की आज ज़रूरत नहीं क्योंकि समय नहीं है। अगला अब क्वेश्चन इधर आते हैं इस तरफ। देखिए दोस्तों, लय पे क्वेश्चन है। लय कितने प्रकार के हैं? अब लय मुख्यतः सभी जानते हैं कि लय 3 प्रकार के हैं, विलंबित लय है ना, मध्य लय, द्रुत लय, है ना दोस्तों। विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आप जानते हैं सभी, विलंबित लय वह लय होता है जिसमें जो लय में 2 सेकंड का अंतराल होता है। विलंबित का मतलब ही होता है थोड़ा देरी से, 2 सेकंड का अंतराल हो, है ना। और मध्य लय का मतलब होता है कि ना स्पीड में और ना कम, ठीक है ना, मध्य, बीच में दोस्तों, सीधा से समझा रहा है, सरल भाषा में समझा रहा है। और द्रुत लय का मतलब ही होता है तेज़, द्रुत लय का मतलब ही होता है तेज़। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कुल लय कितने प्रकार के। यहाँ पर क्वेश्चन बीपीएससी में आया था, मैंने उसको क्वेश्चन देखा है कि कुल लयों की संख्या, यानी लय, कुल लय कितनी है। अब कुल लय तो अब जहाँ 3 रहेगा, 2 रहेगा, तो आप वहाँ पर ही आप उसको मार देंगे, मगर ऐसा नहीं है। कुल लय जो है वह 10 है दोस्तों, है ना। कुल लय की संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है। आड़ी, कुआड़ी, बियाड़ी, समझा कि नहीं, महाकुआड़ी, महाबियाड़ी, है ना। द्रुत लय, विलंबित लय, इस तरह के 10 लय हैं। तो लय जो है ऐसे मुख्यतः पूछेगा, मुख्यतः लय 3 प्रकार के हैं, मगर कुल लय के बारे में पूछेगा तो आप ज़रूर बताइएगा 10। कितना बताइएगा? 10। तो इसीलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन था,
कुल लयों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10। 10 कितना है? 10। अब है ताल आघातों से बनी होती है। ताल क्या है? ताल सभी जानते हैं। आघात का मीन्स क्या होता है? ताल आघातों से बनी होती है। समझाने के लिए मैंने टॉपिक रखा है, ताल आघातों से बनी होती है। क्योंकि ताल जो है दोस्तों वो औनदवाद पर, यानी तबला, ढोलक है ना, मृदंग है ना, या पखावज, उस पर क्या होता है जब घात करते हैं, क्या करते हैं? घात करते हैं, यानी उसमें मारते हैं और उसके बाद उसकी बोल बोलते हैं, तब वह जो ताल जो है अपने इसमें आता है। तो ताल आघातों से बनी होती है, क्योंकि उसमें कैसे अब तो ताल में जो आघात होता है तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों? बोल होता है। क्या होता है? ताल में बोल होता है। आघात हुआ, धम 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 करते हैं ना, तो अब मान लीजिए ध धी ध न, तो यहाँ धा धी ध न जो है यह बोल हुआ। किसका हुआ? ताल की बोल हुआ। ताल का बोल क्या हुआ? धा धी ध न। अब वहाँ पर क्वेश्चन में आ जाएगा कि ताल के बोल कौन से हैं, ऑप्शन रहेगा ताल के बोल कौन से, तो धा धी धी ना, धा धी धी ना, ये ताल के बोल है, धा धी धी ना। क्वेश्चन आएगा, आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ताल आघातों से बनी होती है, एक इंपॉर्टेंट। दूसरा हो गया ताल के बोल को क्या कहते हैं? धा धी धीना हो गया दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब फिर इसी पे है सम। सम का चिन्ह देखिए ऐसा होता है, सम वह स्थान है जहाँ से ताल बजनी शुरू होती है। ताल पर ही चल रहा हूँ। सम, सम क्या है? सम वह स्थान है जहाँ से ताल बजनी शुरू होती है। ताल बजनी कहाँ से शुरू होती है? सम से। ताल बजनी कहाँ से शुरू होती है? क्वेश्चन बन गया, समझिए। ताल बजनी कहाँ से शुरू होती है? सम से। तो सम वह स्थान है जहाँ से ताल बजनी शुरू होती है। दिमाग में रख ली दोस्तों, बस दिमाग में रखने की चीज़ है। तो सम क्या है? वह स्थान है जहाँ से ताल बजनी शुरू होती है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन टॉपिक दोनों बहुत अच्छी चीज़ है। रूपक ताल में पहली मात्रा पर सम के साथ साथ खाली भी होता है। देखिए पूछता है क्वेश्चन, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि पहली मात्रा पर खाली कौन से ताल है? देखिए रूपक ताल है। कौन सा ताल है दोस्तों? रूपक ताल। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है रूपक ताल में पहली मात्रा पर सम, सब जानते हैं सम वह स्थान जहाँ से ताल बजनी शुरू होती है। आप सभी जानते हैं सम वह स्थान है जहाँ से ताल बजनी शुरू होती है। पहली बात समझ लीजिए, सम को अच्छा समझ लीजिए, सम का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आएगा, चिन्ह आएगा दोस्तों। तो इसमें दो क्वेश्चन बन गया। वह स्थान जहाँ से ताल बजनी शुरू होती है। रूपक ताल में पहली मात्रा पर सम के साथ साथ खाली होता है। सम के साथ साथ खाली का चिन्ह ऐसे होता है ना दोस्तों, ऐसे होता है जीरो टाइप पर, ठीक है, जीरो गोल। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक क्वेश्चन जो समझिए, पहली मात्रा पर ताली, पहली मात्रा पर ताली कहरवा में, पहली मात्रा पर ताली कहरवा में क्वेश्चन आएगा दोस्तों। जो जितना पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन आएगा। पहली मात्रा पर ताली, ताली के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहली मात्रा पर ताली कहरवा में है, कहरवा ताल, ठीक है। अब है अगला है बहुत महत्वपूर्ण है, सातवां है, मूर्छना के प्रथम स्वर को क्या कहते हैं? मूर्छना के, मूर्छना के, मूर्छना कितने हैं? 7। मूर्छना कितने हैं? 7। टोटल मूर्छना, कुल मूर्छनों की संख्या कितनी है? 7 तिया 21। कितना है? 7 तिया 21। बार बार समझा रहे हैं। अब पूछा मूर्छना की प्रथम स्वर को क्या कहते हैं? अंश स्वर, अंश स्वर। दिमाग में हटा लीजिए, रट्टा मार लीजिए। मूर्छना के प्रथम स्वर अंश स्वर है। ध्रुपद धमार गान का अंतिम भाग, ये क्वेश्चन में बीपीएससी में भी आया है और स्टेट में भी आया, फिर आएगा। अब तब आया था ध्रुपद, अब दोनों मिला के आएगा। ध्रुपद धमार गान का अंतिम भाग को क्या कहते हैं? अंतिम भाग का बारे में पूछ रहा है, अभोग। अंतिम भाग का बारे में पूछ रहा है, अभोग। ध्रुपद धमार, ध्रुपद अलग गीत है, धमार अलग गीत है, बार बार समझा रहे हैं। तो ध्रुपद धमार साथ में पूछ सकता है। गान, गान का अंतिम भाग अभोग है, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत के पिता कौन है? कर्नाटक संगीत के पिता कौन है? पुरंदर दास हैं। पुरंदर दास, इनका जन्म जो है 1484 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। पुरंदर दास जी का जन्म 1484 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। पुरंदर दास कौन थे? कर्नाटक संगीत के पिता थे। कर्नाटक संगीत के पिता, कर्नाटक संगीत के गुरु, जो बोल दिए वहाँ आएगा। आपको क्लिक करना है किस पर? पुरंदर दास पर क्लिक करना है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है अगला है बिहार के नृत्य, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बिहार का नृत्य पूछ लेगा, छाऊ है। क्या है? छाऊ है, याद रखना दोस्तों। ये क्वेश्चन VVI है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। इसमें से हमको लगता है कि कम से कम 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आएगा। समझिए क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन, फयाज खान किस घराने से है? आप सभी जानते हैं फयाज खान आगरा घराने से थे, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ। बड़े गुलाम अली खान किस घराने से? पटियाला घराने से। बड़े गुलाम अली खान बहुत प्रसिद्ध ये गायक थे, ठीक है ना, जिन्होंने मुग़ल आज़म में गाना गाया है, ठीक है। मुग़ल आज़म फिल्म था, पहले पुरानी फिल्म थी। बड़े गुलाम अली खान का किस घराने से थे? पटियाला में। फयाज खान आगरा घराना, याद रख ली दोस्तों, ये बहुत। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेलोडी का अर्थ क्या है?
मेलोडी का अर्थ दोस्तों क्रमिक स्वरों का वादन। मेलोडी का अर्थ है क्रमिक स्वरों का वादन। मेलोडी का अर्थ क्या है? क्रमिक स्वरों का वादन, ये याद रख लेना है। मेलोडी का अर्थ हारमोनी का अर्थ हारमोनी का अर्थ होता है संवाद स्वरों का एक साथ वादन। संवाद स्वरों का एक साथ वादन क्या है? हारमोनी है दोस्तों। तो मेलोडी और हारमोनी से एक क्वेश्चन आएगा। हिंदुस्तानी संगीत किस पर आधारित है? आप सभी जानते हैं मेलोडी पर है। हिंदुस्तानी संगीत मेलोडी पर, याद रखना हिंदुस्तानी संगीत किस पर आधारित है? मेलोडी पर है। तो मेलोडी का अर्थ पूछ सकता है, हारमोनी का अर्थ पूछ सकता है, दोनों में से एक पूछेगा। ये तो पूछेगा हिंदुस्तानी संगीत किस पर आधारित है? मेलोडी पर है। और फैयाज खान गुलाम और बड़े गुलाम अली खान के बारे में क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। तो आज का 26-27 क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो को बार बार रिपीट करें। पिछले जितने वीडियोज़ हैं मेरे उन सभी को देखें, दोहरावें तिहरावें। कुछ देखने में बहुत समय नहीं लगता। बस आप अगर जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो पढ़ते जाएँ, पढ़ते जाएँ, वहाँ पहुँचे स्टॉप कर दें, फ्रेश हो जाएँ, मुँह हाथ धो लें, आराम से बढ़िया से पानी उनी पी लें, ठीक है। कुछ खाने की कोशिश मत कीजिएगा खास कर एग्ज़ाम के वक्त, क्योंकि वहाँ जाके नींद आने लगेगा, ठीक है। तो आप पहले खा पी लें और अच्छे से दें। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये गुरु का दक्षिणा है दोस्तों। तो आप अपना खूब ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।